Hello everyone, welcome to video lecture third of this chapter magnetic effect of electric current. I think जो आपने दो वीडियो लेक्चर देखा और उसमें जो भी स्टडी किया बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया और मुझे ऐसा आई होप दैट आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए इस टॉपिक को नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा था इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब तक हम लोग जो भी पढ़ते आ रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, वही तो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें नया क्या पढ़ना है? इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था अबाउट द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड जस्ट लाइक ए स्प्रिंग था ना, जस्ट लाइक ए स्प्रिंग। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखनी है, देखिए ये आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया, ये भी करंट से ही चल रहा है। यहाँ पर आपके जो बैटरी कनेक्ट है जो कि करंट सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या है, जैसे हमने कहा था उस समय कि यदि आप एक सोलेनॉइड लेते हो, यदि आप एक सोलेनॉइड लेते हो जिसमें मैनी टर्न ऑफ सर्कुलर लूप रहता है, ठीक है, सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड में स्वाभाविक है कि करंट अगर इस डायरेक्शन से जा रहा था तो इस डायरेक्शन में निकल रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था। हमने फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल से इसके डायरेक्शन को पॉइंट किया कि किस और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि अगर इन टोटल का, ये टोटल कॉइल का अगर हमारा मैग्नेटिज्म 50 यूनिट है तो अगर इसके अंदर में एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया जाए, एक सॉफ्ट आयरन कोर, तो इसमें जो है समझिए 90 यूनिट और इंक्रीज हो जाएगा, टोटल हमारा 140 यूनिट। मतलब एक सॉफ्ट आयरन कोर डालने से इतना मैग्नेटिक पावर। भाई हम लोग जो मैग्नेटिज्म बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं, तो हो सकता है काफ़ी पावरफुल बनाना होगा, है ना। जैसे क्रेन्स वगैरह में यूज़ होता है तो वहाँ तो पावरफुल मैग्नेट चाहिए होगा, और पावरफुल तभी बनेगा जब वो टेम्प्रोरी मैग्नेट होगा, परमानेंट में तो पॉसिबल नहीं है उसके मैग्नेटिज्म को बढ़ाना या घटाना। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार कर लिया। ये रहा आपका सॉफ्ट आयरन कोर जो अंदर में आप देख रहे हो, पहले के जैसे ये सोलेनॉइड ही है। एक आयरन कोर लिया, आयरन कोर के ऊपर में हमने क्या किया, इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप कर दिया, लपेट दिया। ठीक है, जैसे आप पंखा वगैरह या मोटर में होता है ना कॉइल, कॉइल किस पर माना जाता है, कॉपर वायर को, तो कॉपर वायर को हम लोगों ने क्या किया, रैप कर दिया। रैप करने के बाद इसको इलेक्ट्रिसिटी दे दिया गया। स्वाभाविक है यहाँ मैग्नेटिज्म जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो आइए स्टडी करते हैं क्या लिखा गया है इसमें। सबसे पहले देखिए इसकी डिफिनेशन, ए लॉन्ग कॉइल, ये तो लंबा कॉइल है, दैट इज इंसुलेटर ऑफ कॉपर वायर रैप्ड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर। इस आयरन कोर, ये जो देख रहे हैं ये ब्लू वाला, ये सॉफ्ट आयरन कोर, इसी के ऊपर हमने क्या किया, कॉपर वायर रैप कर दिया, है ना। तो फॉर्म एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। बाई सोलेनॉइड के अंदर ही हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया तो वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्प्रोरी मैग्नेट है, बिल्कुल पता है। जो भी मैग्नेट इलेक्ट्रिक से तैयार हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट से उसकी मैग्नेटिज्म आ रही है, वो टेम्प्रोरी होगी। जब तक करंट का सप्लाई हो रहा है तब तक मैग्नेटिज्म होगा, अदरवाइज उसमें नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, करंट मैग्नेटाइज सॉफ्ट आयरन कोर टेम्प्रोरी, पता ही है भाई। मैग्नेटिज्म जब टेम्प्रोरी है तो सॉफ्ट आयरन कोर जो मैग्नेटिज्म हो गया, जो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, वो तो टेम्प्रोरी होगा ना, करंट जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। इट्स पोलैरिटी कैन बी रिवर्स, हमने पीछे भी पढ़ा था कि पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं हम लोग। अगर ये हमारा नॉर्थ है तो ये साउथ है, यानी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा साउथ से नॉर्थ होगा। अगर हमने करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो इधर साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा। कब? तो ये करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अभी फिलहाल करंट इस ओर जा रहा है, इस ओर, जब इस ओर जाएगा तो उसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब चलिए फैक्टर्स क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करता है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको हम लोग चेंज करके इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक जस्ट लाइक सोलेनॉइड वाला ही है। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न, यानी ये जो कॉइल का नंबर ऑफ टर्न है, यहाँ पर आपके 1
2 3 4 5 5 है, ठीक है। अगर हमने इसको 6 कर दिया, 7 कर दिया, 8 कर दिया, 10 कर दिया, तो जितना नंबर ऑफ टर्न इसका बढ़ाएंगे हम लोग तो उतना इसका स्ट्रेंथ अधिक होगा, ठीक है। करंट की भी बात करें, अगर इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कराया जा रहा है तो मान लीजिए 90 यूनिट का मैग्नेटिक पावर जनरेट हो रहा। अगर 4 एम्पियर कराया जाए तो 180 यूनिट का होगा। मतलब जितना करंट की क्वांटिटी हम लोग बढ़ाएंगे, कितनी की करंट की मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक पावर भी बढ़ेगा। तो यहाँ लिखा है मोर करंट तो मोर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ एयर गैप। मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए ये गैप जो है इतना का गैप चल रहा है, इस गैप को कम कर दिया जाए, मतलब इसको थोड़ा सा क्लोज लाया जाए, थोड़ा थोड़ा नज़दीक लाया जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, और भी कॉइल और भी तार लपेटे जा सकते। और जितना अधिक आप लपेटोगे, अभी ऊपर में ही तो था नंबर ऑफ टर्न, यानी गैप को कम कर दीजिए, नंबर ऑफ टर्न बढ़ गया, नंबर ऑफ टर्न बढ़ गया मतलब मैग्नेटिक पावर बढ़ गया। तो लेस द गैप, जितना कम होगा मोर टर्न होगा, और मोर टर्न होगा तो मोर स्ट्रेंथ होगा। यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट में था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है इस स्लाइड में? इस स्लाइड में है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। भाई अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, तो मैग्नेटिज्म तैयार कर रहे थे करंट देकर, यहाँ भी तैयार करेंगे। बट यहाँ पर क्या देखना है कि अगर हमने एक टेम्पोररी मैग्नेटिज्म को तैयार किया और उसको एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट रखा और इसके बीच में है ना, चूंकि यह टॉपिक आप लोगों को हट चुका है, इसके बीच में इस तरह करके एक आर्मेचर कॉइल या सोलेनाइड, जो बोले आप सोलेनाइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दिया, तो फोर्स किस पर कैसे लगेगा, क्या फोर्स जनरेट होगा, ये चीज़ को देखना है हम लोगों को। तो यहाँ पर दिया है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब एक करंट कैरिंग करने वाले कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो फोर्स किस प्रकार लगता है, चलिए देखा जाए। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। यानी ये रहा आपका, यहाँ पर ये स्टैंड हुआ है ना, स्टैंड में हमने क्या किया, यहाँ पर से एक वायर लाकर, और इस ये क्या है, ये कंडक्टर है, ये क्या है, ये कंडक्टर है। और ये तो जानते ही हैं आप लोग, हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है, चूंकि परमानेंट मैग्नेट है। अब इस कंडक्टर में जैसे ही करंट इधर फ्लो हो रहा है, करंट जा रहा है तो ये क्या होगा, इसमें कॉइल लपटा हुआ ना, तो ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा, यानी ये भी एक मैग्नेट हो गया। और एक मैग्नेट यहाँ पर है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग नॉर्थ और साउथ पोल है, इसके बीच में हमने रख दिया इस कंडक्टर को। तो क्या देखते हैं कि ये जो मैग्नेट है इस पर एक फोर्स लगाता है, इस पर एक फोर्स लगाता है इस कंडक्टर पर। बट वो फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इधर अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, किधर होगा, नॉर्थ की ओर भेजेगा, साउथ की ओर भेजेगा, ये पता नहीं है। बट विच कैन मेक द कंडक्टर मूव, वो ऐसा करेगा कि फोर्स लगाकर कंडक्टर को मूव करेगा। अब मूव तो दोनों तरह से हो सकता है ना, अट्रैक्शन में, रिपल्सन में, दोनों में। इसलिए नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना लेफ्ट हैंड रूल दिया। भाई लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहा उन्होंने, डायरेक्शन पता लगाया। इसमें ये जो हमने दिखाया प्रैक्टिकल करके, इसमें उन्होंने डायरेक्शन बताया। उन्होंने कहा, क्या कहा देखिए, सबसे पहले ध्यान देंगे, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ को फैलाइए, सो दैट योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये रहा थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर। क्या करना है इसको, तो इस तरह मेक करना है 90 डिग्री ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर 90 बनाए। देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा थंब, ये फोर फिंगर, इसके बीच में 90 बना। फिर दूसरा देखिए, ये 90 बन रहा है, ये 90 बन रहा है, माने तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तीनों ही एक दूसरे पर
परपेंडिकुलर है ना, इस तरह का परपेंडिकुलर है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि यदि आपका ये जो है डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, कौन सा, मिडिल फिंगर जो है, ये मिडिल फिंगर आपका डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, तो हमारा फोर्स या मोशन का डायरेक्शन ये होगा। यानी इन्होंने दिखाया इस तरह करके जो है, इन्होंने इसको थंब, ये आपका हो गया थंब, है ना, ये हो गया आपका थंब, और कौन है, फोर फिंगर, ये आपका फोर फिंगर है, फोर फिंगर, ठीक है। और यहाँ से जो 90 अगला बनाएगा, मैंने ये इस पर 90, ये इस पर 90, ये आपका हो गया मिडिल फिंगर, ये आपका हो गया मिडिल फिंगर। तो अगर हम लोग कहते हैं कि इन्होंने कहा कि यदि आपका मिडिल फिंगर जो है, ये मिडिल फिंगर ये बताता है करंट के डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन को, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो जब ये करंट के डायरेक्शन को बताएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, तो आपका जो थंब है वो मोशन ऑफ द कंडक्टर या फोर्स किस दिशा में लगता है वो बता रहा है। किन्होंने कहा, फ्लेमिंग ने कहा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है फोर फिंगर डिनोट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन। बस शर्त है कि उनके अनुसार इस तरह फिंगर को लगाना है। ये दोनों 90 पर है, इसके बाद ये दोनों भी 90 पर है। तो ये आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो फोर्स इस ओर लगेगा, और ये इन्होंने पता कर लिया। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम लोग डोमेस्टिक जो वायरिंग होता है घर का, उस वायरिंग के विषय में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स को देख लेते हैं। हमारे घर के डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या हो गया, होम वायरिंग, है ना, घर के अंदर का जो वायरिंग होता है उसके विषय में। आपको तो पता है जो वायरिंग होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, सीरीज में नहीं होता है। सीरीज में क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हमने स्टडी किया था पिछले वाले चैप्टर में, और यहाँ भी मैं बताऊंगा कि पैरेलल से क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले देखिए, आपके घर का जो वायरिंग होता है कुछ इस तरह होता है, ठीक है। ये आपके घर के वायरिंग है। यहाँ पर तीन तरह के आप वायर देख रहे हो। एक वायर ये हो गया, ये आपका हो गया अर्थ वायर, अर्थिंग, है ना। इसका क्या बेनिफिट है अर्थ वायर यूज़ करने से, वो आप लोग आगे देखेंगे। दूसरा वायर जो रेड कलर का जा रहा है वो आपका लाइव वायर है, इससे करंट जा रहा है। कितना जा रहा है, तो 220 वोल्ट का करंट जा रहा है। तीसरा जो न्यूट्रल वायर है उसमें तो 0 वोल्ट करंट, 0 वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। अब ये देखिए, सबसे पहले अगर इस करंट की मेन लाइन जो आपके घर में आ रही है, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा एक फ्यूज लगाया जाता है। मान लीजिए इस फ्यूज का जो है रेटिंग 50 एम्पियर है, इस फ्यूज का रेटिंग 50 एम्पियर है, मतलब इससे अधिक आप करंट नहीं ले सकते हो। अगर ये ज़्यादा करंट ले रहे हो, जैसे घर में आप कोई छोटा मोटा उद्योग चला रहे हो, काम चल रहे हो, कोई मशीन वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो करंट ज़्यादा चाहिए ना, तो उस समय आपको दूसरा फ्यूज़ दिया जाएगा, ज़्यादा एम्पियर का दिया जाएगा। तो अभी घर के लिए आपका 50 एम्पियर है कि 50 से अधिक आपका करंट इससे सप्लाई नहीं होगा। अगर होगा तो कट जाएगा, और कट जाएगा तो फ्यूज़ रिपेयर आप नहीं करोगे, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का होता है, क्योंकि वही इसको फिक्स करके जाता है और वही हिसाब से आप लोगों को चार्ज ली जाती है। चलिए, यहाँ से मीटर, यहाँ से निकलने के बाद ये दोनों वायर कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर से, ठीक है। ये मीटर क्या बताता है, तो kWh यानी यूनिट में बिल बताता है। kWh पर यूनिट बिल उठता है, जो भी आपने कंज्यूम किया बिल उठा और आपने उसे भरा। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की ओर से मीटर दिया जाता है। देखेंगे आप यहाँ पर जो है आपका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों कनेक्ट है। मीटर से निकलने के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में चल जाता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होता है, मेन स्विच होता है घर के लिए, जो घर का लाइन काट सके। इसके अलावा फ्यूज़ वगैरह होता है, फ्यूज़ फॉर
सेपरेट रूम, अलग अलग कमरों के लिए अलग अलग फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया। अगर होम अप्लाइंसेस में कोई भी चीज़ में फॉल्ट होती है तो यहाँ से फ्यूज़ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर पिघल जाएगा। आगे हम लोग फ्यूज़ के बारे में भी स्टडी करेंगे। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ये वायर निकला और डिफरेंट डिफरेंट अप्लाइंसेस में गया। आप देखोगे कि हर एक अप्लाइंसेस में है ना, खास करके जो मेटालिक बॉडी वाले अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे आपके फ्रिज हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए या टीवी वगैरह हो गया, जो भी मेटालिक बॉडी का होगा उसमें यह अर्थ वायर कनेक्ट होता है। हर जगह ये अर्थ वायर कनेक्ट है। ये क्या करता है, तो ये जीरो पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। मतलब इससे क्या होता है कि अगर मेटालिक बॉडी में मान लीजिए वायर जा रहा है, कोई आपने यहाँ पर फ्रिज ले रखा है और इस फ्रिज में जो है आपने जैसे ही करंट डाला तो यहाँ पर क्या हुआ, एक अर्थ वायर कनेक्ट होता है। ये अर्थ वायर क्या करता है, एक्स्ट्रा करंट, कभी कभी जो है ओवरलोडिंग हो गया या शॉर्ट सर्किटिंग हो गया या किसी भी बिजली डिपार्टमेंट की गलती हो गई, तो करंट जब ज़्यादा मात्रा में आता है तो इसका मेटालिक बॉडी जो है, अगर मान लीजिए इस तार में जो इंसुलेटेड था है ना, वो इंसुलेशन खराब हो जाती है। तार का जो कवर होता है तार के ऊपर, वो इंसुलेशन खराब हो जाती है, तो क्या होगा, मेटल वाले बॉडी में सटेगा तो जैसे ही आप फ्रिज का डोर खोलोगे तो करंट के शॉक लगेंगे। इसीलिए अर्थ वायर क्या करता है, हम लोगों को शॉक से बचाता है। तो अप्लायंसेस को हमने अर्थ वायर से कनेक्ट कर दिया, ये न्यूट्रल वायर और ये लाइव वायर जोड़ दिया। ठीक है, तो यही आपका होम अप्लायंसेस है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसकी कि क्या क्या बेनिफिट है अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको कनेक्ट करते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पिछले वाले स्लाइड में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट देखा जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में था। मैंने कहा था इसकी कुछ बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस हैं। आइए देखा जाए। सबसे पहले डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट टाइप, मतलब अलग अलग डिवाइस, जैसे गीजर की बात करें, आयरन की बात करें, एलईडी बल्ब की बात करें, फैन की बात करें, टेलीविजन की बात करें, तो जितने भी डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनको अलग अलग अमाउंट में करंट चाहिए जो कि मिल जाता है। अगर इसको सीरीज में जोड़ा जाता, सीरीज का मतलब एक यहाँ पर हमने दिया, फिर दूसरा यहाँ पर दिया, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, करंट डिवाइड हो जा रहा है। जितना मैंने अलग अलग डिवाइस को करंट चाहिए होगा उतना नहीं मिलेगा, जितना अलग अलग डिवाइस को पोटेंशियल डिफरेंस यानी सबको तो 220 ही चाहिए। ठीक है, उसको सेम रखने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सबको 220 वोल्ट चाहिए, तो उसको सेम रखने के लिए ये कॉम्बिनेशन बेटर है। सबको माने एफिशिएंट क्वांटिटी में करंट मिले, इसके लिए भी बेनिफिट है। ईच डिवाइस इज इंटरडिपेंडेंट, मतलब अगर हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ने के बाद मान लीजिए ये वाला अप्लायंसेस खराब हो गया तो करंट तो इधर फ्लो हो रहा था, अब ये खराब होने के कारण करंट इधर फ्लो नहीं होगा। एक डिवाइस खराब हुआ तो बाकी के डिवाइस जो है गए काम के, काम का नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा। बट यहाँ पर हमने देखा कि अगर मान लीजिए दो वायर निकलता है, ये दो वायर से हमने पहले एक बल्ब को जला लिया, ठीक है, फिर इसी दो वायर से यहाँ से कनेक्ट करके हमने एक फैन को चला लिया, तो भाई बल्ब खराब होगा तो भी तो फैन चलेगा। इंटरडिपेंडेंट है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है। ऑल डिवाइसेस गेट 220 वोल्ट ही उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। चलिए, हम लोग ने देखा कि एक वायर था आपका लाइव वायर के साथ न्यूट्रल वायर, और एक वायर था जो कि अर्थिंग का काम कर रहा था। ये अर्थ वायर है क्या, तो देखिए सबसे पहले अर्थिंग जो है यूज एज ए सेफ्टी डिवाइस, जैसे हमारा फ्यूज होता है सेफ्टी डिवाइस, उसी तरह अर्थिंग है सेफ्टी डिवाइस। क्या होती है, मान लीजिए कोई मेटलिक बॉडी है, मैंने पिछले वाले स्लाइड में भी दिखाया कि अगर दो वायर आता है, इस वायर में कहीं इंसुलेशन में पुअर मैंने खराबी आ गई, इंसुलेशन इसका खराब हो गया, तो ये वायर टच हो जाएगा ना इसके मेटलिक बॉडी में, तो उसमें से क्या होगा, करंट दौड़ने लगेगा। साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, लेकिन अब नोट करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि एडवांटेजेस ऑफ कनेक्शन क्या है, तो पहला था डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट डिवाइस होगा, तो अलग अलग अमाउंट में करंट चाहिए होगा, सबको इक्वल करंट मिलेगा। इक्वल का मतलब जितना उसको चाहिए उतना मिलेगा। इस डिवाइस इंटरडिपेंडेंट है। इस वाले सीरीज में हमने देखा कि एक भी अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब होती है तो करंट आगे फ्लो नहीं होगा और आगे के जो अप्लायंसेस है वो बंद हो जाएंगे। ऑल डिवाइसेस, जितने भी डिवाइस है सबको 220 वोल्ट का। अब था अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। जैसे ही इसमें दो वायर गया, दो वायर यहाँ पर जो है आपका
मान लीजिए कनेक्शन लूज हो गया या इसका इंसुलेशन टूट गया, तो ये मेटालिक बॉडी में करंट सप्लाई करने लगेगा। तो एक अर्थ वायर जो हमने लगा दिया, इसको क्या किया, ज़मीन में डाल दिया, ज़मीन में कॉपर प्लेट वगैरह देके डाल दिया। तो ये क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा हमारा इस मेटालिक बॉडी में करंट फ्लो होने लगा था, उस करंट को सीधे अर्थ में ले जाकर, ग्राउंड में ले जाकर रख दिया और हम लोगों को माने शॉक से बचाता है। तो अर्थिंग इज यूज एज ए सेफ्टी डिवाइस फॉर अप्लायंसेस दैट हैव ए मेटालिक बॉडी लाइक आयरन, फ्रीज, टेलीविजन, टोस्टर, टेबल फैन etc के लिए। ठीक है, मेटेलिक बॉडी ऑफ कनेक्टेड टू अर्थ वायर। मेटेलिक बॉडी जो है माने ये जो अर्थ वायर है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है और यहाँ पर भी मेटल होता है। ये शॉक माने जो करंट फ्लो हो रहा था मेटेलिक बॉडी में, उसको अर्थ में। इफ़ देयर इज लीकेज ऑफ करंट, यदि करंट लीकेज हो रहा है मेटेलिक बॉडी में ड्यू टू पुअर इंसुलेशन ऑफ वायर, देन द अर्थ वायर क्या करता है, प्रोवाइड पुअर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा तो वहाँ पर करंट ज़्यादा जमा होने लगेगा। पुअर रेजिस्टेंस वाला पाथ देगा ताकि करंट जो है ह्यूज मात्रा में फ्लो होके ग्राउंड में चला जाएगा और ये दिस प्रिवेंट अस टू गेट ए शॉक। और जब भी हम लोग उस मेटेलिक बॉडी को टच करेंगे तो शॉक लगने से बच जाएंगे। इसीलिए हर घर में जो है अर्थ वायर लगाना ज़रूरी होता है, ताकि किसी भी मेटेलिक बॉडी में कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है और वहाँ पर जो है करंट के शॉक लग सकते हैं। तो इससे बचने के लिए अर्थ वायर लगाना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ा जाए। हम लोगों का इस वीडियो का आखिरी स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंतर्गत ओवरलोडिंग। नाम से ही पता चलता है, अगर जितना लोड हो उससे ओवर दे दिया जाए, आप 10 किलो बोझा ढो सकते हो, आपको 50 किलो दे दिया जाए तो क्या स्थिति होगी आप लोगों को पता है। तो ओवरलोडिंग क्या होता है, आप देखोगे कि अप्लायंसेस में एम्पियर लिखा होता है। जैसे आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है और इलेक्ट्रिक बोर्ड है, वहाँ पर देखोगे स्विच है या फ्यूज है, जो भी है वहाँ पर लिखा होगा 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 10 एम्पियर, इस तरह लिखा होगा। मतलब वो उतना ही करंट को बर्दाश्त करेगा। ठीक है, अब आपका जैसे मैंने वहाँ सर्किट में दिखाया ना कि आपके लिए फ्यूज दिया गया 50 एम्पियर, माना उससे ज़्यादा आप करंट लोगे तो वो ओवरलोडिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ मोर करंट, जब इलेक्ट्रिक सर्किट में ज़्यादा करंट आता है, माने जितना उसको बियर करने की कैपेसिटी है, उस स्विच को बियर करने की कैपेसिटी है 5 ही एम्पियर और उससे ज़्यादा करंट जब फ्लो होने लग रहा है तो उसको कहेंगे ओवरलोडिंग। ये कैसे हो सकता है भाई ओवरलोडिंग? मान लीजिए आपने एक साथ हेवी जो अप्लायंसेस होते हैं जिसको ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, जैसे गीज़र भी चला दिया, फ्रिज भी चला दिया, कूलर भी चला दिया, एसी भी चला दिया, तो सब हेवी को चला दिया देने के बाद क्या होता है, उस सर्किट पर लोड बढ़ जाता है, इसी को कहते हैं ओवरलोड। काउज क्या है, सबसे पहला मुख्य कारण है एक शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में होता क्या है, जैसे ये हमारा मान लीजिए ये हमारा लाइव वायर जा रहा है, दूसरा हमारा यहाँ पर जो है दूसरा जो है ये न्यूट्रल वायर। कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों का इंसुलेशन खराब हो जाने से, ये दोनों का इंसुलेशन यदि एक का भी या दोनों का इंसुलेशन यदि खराब हो जाए तो ये दोनों क्या होता है, आपस में यहाँ भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। कौन? लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। ठीक है, ये दोनों आपस में लड़ गए। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, इस करंट को जाना था यहाँ पर हीटर, यहाँ पर मान लीजिए हीटर में इसकी रेजिस्टेंस अधिक है, रेजिस्टेंस माने बाधा, रुकावट। अब ये करंट देख रहा है कि इधर जाने के मतलब है कि हाई रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करना, इसको तो आसान सा रास्ता मिल गया, ये इधर से फ्लो होने लगेगा, ये इधर से फ्लो होने लगेगा। तो क्या होगा भाई, तो जो सर्किट है उसमें करंट बहुत ज़्यादा दौड़ने लगेगा, और दौड़ने लगेगा तो यहाँ पर जो लो रेजिस्टेंस वाले जितने भी अप्लायंसेस है उसको ओवर कर देगा, ख़त्म कर देगा। बल्ब है, टीवी है, फैन है, सब के सब आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। शॉर्ट सर्किट मतलब ये गर्म तार, ठंडा तार, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर का टच हो जाने से इसमें ओवरलोडिंग आ रहा है, हाई हुग अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, दैट इज शॉर्ट सर्किट।
when the live wire and neutral wire come in contact due to poor insulation, then huge current flows in the circuit and which causes damage of appliances. समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट कुछ बचाने के लिए काम भी किया जाए तो फ्यूज है हमारा, ये फ्यूज है। जैसे मान लीजिए एक फ्यूज हमने लिया, ये हो गया आपका फ्यूज का वायर। ये फ्यूज का वायर जो है मोस्टली बना होता है, मोस्टली जो है फ्यूज वायर, इसकी मेल्टिंग पॉइंट पहला लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों भाई? जैसे ही ह्यूज करंट जाएगा तो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर टूटेगा, है ना। मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा तभी तो टूटेगा, और अधिक रहने से क्या होगा? टूटेगा नहीं। जाओ जितना करंट को जाना है जाओ वहां से, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसकी रेजिस्टेंस अधिक होनी चाहिए, हाई रेजिस्टेंस माने रोकने की क्षमता, करंट को रोकना है, लड़ना है उससे, तो रेजिस्टेंस अधिक होनी चाहिए। और रेजिस्टेंस अधिक होगा तो हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है, ठीक है। अब ये बना कैसे? तो इसको हम लोग या तो कॉपर प्लस लेड कर देंगे, या कॉपर प्लस लेड प्लस टीन, कॉपर प्लस टीन, या फिर टीन प्लस लेड। इससे बना हुआ एक अलॉय होता है। अलॉय क्यों होता है? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस अधिक होती है। आप मान लीजिए कि ये वाले जो फ्यूज है, ये वाले फ्यूज को हमने यहाँ पर जो टेलीविज़न टीवी लगा, फ्रिज लगा है, उसको मान लीजिए 4 एम्पियर करंट ज़रूरत है, तो हमने क्या किया, 5 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया। अभी ये क्या करेगा? चलिए 2 एम्पियर करंट जाने देगा, 3 एम्पियर जाने देगा, 4 एम्पियर जाने देगा, 5 एम्पियर जाने देगा। जैसे ही ये 5 से अधिक हो जाएगा, 6 एम्पियर या 7 एम्पियर हो जाएगा, करंट जा रहा है ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट के कारण, तो ये क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा और करंट को आगे जाने से रोक देगा और अप्लायंसेस को बचा लेगा। चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो लिखा हुआ है इट इज़ ए सेफ्टी डिवाइस, बिल्कुल है, बचा रहा है अप्लायंसेस को, विच इज़ यूज टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग, के कारण जो करंट अधिक फ्लो हो रहा है, अप्लायंसेस डैमेज हो रहा है, उसको बचाएगा, लाइक शॉर्ट सर्किट होने से। इट हैज़ ए लो मेल्टिंग पॉइंट, अभी हमने बताया, ताकि वो पिघल जाए जल्दी। सो व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, जब इसमें बहुत अमाउंट में करंट फ्लो होने लगेगा, 5 एम्पियर कैपेसिटी है, 7 एम्पियर 8 एम्पियर करंट फ्लो होने लगेगा, तो ये मेल्ट हो जाएगा और करंट के फ्लो को स्टॉप कर देगा। तो ये रहा हमारा, ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। आप देखोगे कि फ्यूज का यूज़ जो है कई अप्लायंसेस में सेपरेट दिया गया है, जैसे टेलीविज़न हो गया और भी चीज़ें हो गई, वहाँ पर सेपरेट फ्यूज भी दे दिया गया है ताकि उसको बचाया जा सके। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चलिए, आई थिंक साइंस के अधिकांश चैप्टर हो गए हैं और आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो बढ़िया से तैयारी करिए और बेस्ट ऑफ लक।